नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। रुक करते हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट का। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने कहा कि मनमोहन सिंह ने पीएम बनने के बाद नंबर 1 बनने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी इजाजत नहीं दी और सोनिया ने ही नंबर 1 रही। भारत दौरे पर आई म्यांमार की विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता के अस्पताल में होने की वजह से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए ओ पनीरसेल्वम ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री जयललिता के पास रहे 8 मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। एससीयू अस्पताल में आग की घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने ओडिशा सरकार को पूरी तरह सहयोग कराने का भरोसा दिया। अस्पताल के बाहर नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव हो सकते हैं। 2017 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग दिसंबर में नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी करेगा। एपीएन के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि चुनाव आयोग यूपी और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मतदान की तारीखों की सूची जारी करेगा। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच अब साफ हो गया कि यूपी में चुनाव जल्द होंगे। दो 2012 में भी उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में ही चुनाव कराए गए थे। 8 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले गए थे, जबकि 3 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ था। यानी इस बार मार्च से पहले ही नई सरकार बन सकती है। 2012 में कुल 403 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 224 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीएसपी को 80, बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी में घमासान तेज हो गया है। अखिलेश ने अपने हाथों में चुनाव का प्रचार का जिम्मा ले लिया है। अखिलेश को विकास रथ यात्रा लेकर 3 नवंबर को निकले। सभा में श्री उदयवीर सिंह ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि पार्टी के कुछ नेता अखिलेश यादव से निजी ईर्ष्या रखते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ घर में ही साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में नया विवाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीरें राशन कार्ड के छपने से हुआ है। विपक्ष ने इसे सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार बताकर मुख्यमंत्री पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने मुलायम सिंह यादव को हैरान करने वाली चिट्ठी लिखी है। एमएलसी उदयवीर सिंह ने यह चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक के और बढ़ने की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाराजगी अभी भी बरकरार है। उनको मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। खबर है कि अखिलेश ने सपा के सिल्वर जुबली कार्यक्रम का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। राम मंदिर एक चेक है जिसका एक बार कैश होने के बाद दोबारा कैश नहीं होगी। एक बुलेट चल जाने के बाद दोबारा वही बुलेट नहीं चला सकते। तो इसलिए यूपी में चुनाव हो और वो भी प्रदेश का, और उसमें राम मंदिर का जिक्र नहीं होगा, ये तो कैसा हो सकता है। चिंकारा शिकार के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 18 साल पुराने 2 मामले में जोधपुर हाईकोर्ट से बरी हो चुके सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को इस साल 25 जुलाई को हिरण शिकार मामले में सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए 2 दोषियों की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानवलकर और जस्टिस अमिताभ रॉय की पीठ ने विक्रम सिंह और जसवीर सिंह और जस्सा की फांसी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अतिरिक्त आयकर आयुक्त विवेक बत्रा अपने खिलाफ मामला दर्ज करने के वित्त मंत्रालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के मामले में विवेक बत्रा खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में अरुण जेटली की याचिका के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 19 मई के पटियाला कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई तब तक टालने से इनकार कर दिया जब तक हाईकोर्ट 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता। मुख्यमंत्री और 5 आप नेताओं के खिलाफ ये दोनों ही याचिकाएं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर की। गंगा सफाई को लेकर एनजीटी में सुनवाई में पर्यावरण मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस काम के लिए अलग अलग 7 एजेंसियां हैं और पुरानी व्यवस्था में 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस पर एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से जानकारी मांगी कि कौन कौन सी एजेंसी हैं और वो क्या काम कर रही हैं। एनजीटी ने कल तय ये जवाब मांगा। साथ ही साथ एनजीटी ने पूछा कि वो गंगा में नालों को गिरने से कैसे रोकेंगे और ये भी कहा कि ये बाबत वो तार्किक रहे। इधर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नालों के बारे में जानकारी देने में असमंजस में रहा। नालों की संख्या 3 बार अलग अलग बताई गई। तो डेंगू और चिकनगुनिया मामले में एनजीटी में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि ट्रिब्यूनल के 21 सितंबर के सभी आदेशों का पालन हुआ है, लेकिन कोर्ट के पूछने पर एमसीडी ऐसे एक भी इलाके के बारे में नहीं बता सकी जहां बीमारी के रोकथाम के सभी उपाय हुए हों। एनजीटी ने कहा कि एक हफ्ते में सभी आदेशों का पालन नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने एक हफ्ते में कम से कम 3 इलाकों के बारे में बताने का निर्देश दिया जहां सारे उपाय किए जा चुके हैं। कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई के अधिकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि क्या वो आयोग के फैसले पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। इस मामले में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने फैसले के समीक्षा के लिए याचिका दाखिल की है, जबकि केरल और पुडुचेरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 32, 131, 166 और 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के मुताबिक जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक उसका अंतरिम आदेश लागू रहेगा। कोर्ट ने जीएस झा कमेटी की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया और कर्नाटक और तमिलनाडु को कल तक इस बात पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। तो गाजीपुर में तहसील दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जहां जिला अधिकारी लोगों की समस्या सुनते रहे और समस्याओं के निदान के लिए लोगों को आश्वस्त करते रहे, तो दूसरी तरफ जिले के दूसरे अधिकारी नींद में डूबे नजर आए। कुछ अधिकारी तो व्हाट्सएप पर मशगूल दिखे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे छोटे अधिकारी जिले के डीएम की बातों को नजरअंदाज करते हैं और इन अधिकारियों से आम जनता काम की बेहतरी की अपेक्षा भला कैसे कर सकती है। प्रदेश में सपा की आंतरिक कलह जहां पार्टी की लुटिया डुबो रही है, तो वहीं सपा के प्रत्याशी भी खुद को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता पर एक स्कूल के मैनेजमेंट के नए धमकाने और 2.25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। सपा का नेता मुरादनगर विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। सपा नेता की धमकी से स्कूल प्रबंधन और हजारों बच्चे खौफजदा है। एटा के असरौली कस्बा में करवा चौथ के दिन राजू नाम के एक कलयुगी पति ने अपनी गर्भवती पत्नी ज्योति की गला घोटकर हत्या कर दी। ज्योति और राजू की शादी 10 महीने पहले हुई थी। हैरान राजू ने पत्नी की हत्या से पहले उसकी जीभ काट दी। हत्या के बाद आरोपी पति राजू फरार है और अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर द्वारा एक नाबालिग छात्र के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि हेडमास्टर ने कक्षा 4 में पढ़ने वाली मासूम के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता मासूम ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन आग बबूला हो गए और थाने में मामला दर्ज कराया गया। फरार आरोपी शिक्षक अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो वहीं ग्रामीणों ने अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से भी मना कर दिया। शामली में एक महिला डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना उनसे पूछे ही महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हुई। आरोपी डॉक्टर एक सीएचसी में संविदा पर ही तैनात है और एक निजी क्लिनिक भी चलाती है। उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ में नाबालिग बच्चों पर खेला जा रहा है खतरनाक मौत का स्टंट। स्टंट के इस खेल में बच्चों के ऊपर न सिर्फ ट्रैक्टर चढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चे के मुंह में आग का गोला भी डाला जाता है, तो दूसरे नाबालिग के शरीर में लोहे का सरिया डालकर उस पर बाल्टियां लटकाई जाती है। थाना धौलाना क्षेत्र में घंटों तक इसी तरह मौत के स्टंट का खेल चलता रहा और पुलिस बड़े आराम से सोती रही।
लखनऊ में बीते 26 सितंबर की रात पारा के सलेमपुर पतौरा में आशाराम के घर हुई डकैती और 11 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो लूट के इरादे से घुसे इन बदमाशों को जब घर से कोई कीमती सामान और नकदी नहीं मिली तो बौखलाहट में बच्ची को ही अपनी हवस का शिकार बना दिया। बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी विजय वर्गीय इन दिनों पार्टी पदाधिकारियों के साथ 60 बैठकों में व्यस्त हैं। विजय वर्गीय बताते हैं कि उनके देहरादून दौरे का एकमात्र मकसद संगठन की मजबूती है। हाल ही उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से सीएम के चेहरे के सवाल पर वो साफ करते हैं कि अभी तक सीएम उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ और पार्टी किसी चेहरे के बगैर भी चुनाव में उतर सकती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 माह में सरकारी आवास खाली करने को लेकर सरकार सख्त हो गई है। कोर्ट के रुख के बाद सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से 16 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करने को लेकर प्रदेश के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने को नोटिस जारी किए हैं। 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों में भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा के साथ एनडी तिवारी भी हैं, जिन्हें ये नोटिस जारी कर दिया गया है। राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। हल्द्वानी में बुधवार को बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पदाधिकारियों के साथ पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री बच्चू सिंह रावत भी पहुंचे। उत्तराखंड सरकार लाख दावे करे कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी रिपोर्ट सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आएगी। मंडल मुख्यालय पौड़ी के सभी अस्पताल डॉक्टर की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक में बड़ा भर्ती चयन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। बोर्ड के लिए सीडीओ, बैंक के अध्यक्ष, सचिव और एचआर 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जहां अपनी चुनावी तैयारियों की गति देते हुए चुनाव लड़ने वाले दावेदारों से आवेदन मांग रही है और आलम यह है कि एक सीट पर कई दावेदार टिकट की दावेदारी को लेकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में इस वर्ष डेंगू को लेकर जमकर सियासत देखने को मिली, लेकिन अब डेंगू के इंक से उत्तराखंड के नेता भी परेशान हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्यटन ग्राउंड में 10 दिवसीय सरस मेले का शुभारंभ किया। मेले में हथकरघा और हस्तशिल्प से बने सामानों के 200 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नवंबर से बाघों की गिनती करने जा रहा है। फेज 4 की गिनती कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्वयं करेगा। रोशा कोटला में भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मैच में जीत के अपने अभियान में नया अध्याय जोड़ने के लिए उतरेगी। कोटला की पिच अमूमन धीमी और स्पिनरों की मददगार मानी जाती है, लेकिन इस बार दावा है कि उसमें तेजी और उछाल होना स्वाभाविक है। भारत ने पिछले 11 साल से यहां कोई मैच नहीं गंवाया और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से वो टेस्ट को लेकर पहले वनडे तक की भी टीम पर हावी है। अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखकर सीरीज में उतरी भारतीय टीम के हौसले बुलंद। महेंद्र सिंह धोनी की फिनिशर की भूमिका पर लगातार उठते सवालों के कारण चर्चा यह भी है कि क्या उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आना चाहिए। इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले मैच में इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक जब मैदान पर उतरेंगे तो वो इंग्लैंड के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अंग्रेजी एक बार फिर सहवाग पर भारी पड़ी। वो लूज शब्द की गलत स्पेलिंग लिख गए। मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि भारत में इस खेल के लिए परेशानी का सबब बने आपसी कलह को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है।
सलमान खान 4 साल से कोक के ब्रांड थम्स अप का विज्ञापन करते थे। अब सलमान की जगह रणवीर से बातचीत चल रही है। इस साल हनी सिंह अपने घर में पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। ये हनी की जिंदगी के अहम पलों में से एक होने वाला है।